Hello दोस्तों, welcome to Science Bridge Academy. My name is Prathamesh Rumde and today we are going to discuss the homework exercise 1, then the classroom exercise 1 and MCQ set 1. मतलब मैंने आपको मॉड्यूल 1 में जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे हम लोग अभी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके दोस्तों, मैंने क्या किया है, मैंने पहले होमवर्क एक्सरसाइज और क्लासरूम एक्सरसाइज इन दोनों में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं वो पहले सॉल्व किए हैं। फिर मैंने क्या किया है, होमवर्क एक्सरसाइज 1 और क्लासरूम एक्सरसाइज 1 इन दोनों में जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट होमवर्क एक्सरसाइज 1 एंड द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, ओके। सो क्वेश्चंस को चालू करने के पहले लेट अस डिस्कस फार्मूलाज जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़े हैं। ओके दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ओके, अगर आपके पास जो एरिया है वो एरिया प्लेन है और अगर वो प्लेन एरिया अगर आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस प्लेन एरिया से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट ए बार which is equal to E A cos theta, and what is theta? It is angle between the E bar and A bar, you know this. Okay, अगर आपने एक बहुत छोटा सा सरफेस कितना छोटा सरफेस डी ए बार या डी एस बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस छोटे से सरफेस से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी छोटा होगा। वो आप निकाल सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू E bar dot D A bar which is equal to E A E D A cos theta। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आपके पास जो एरिया है वो कर्व है, सपोज वो कर्व और आपने उसको सपोज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है ना, तो इस केस में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दैट एरिया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं दोस्तों। फाई is equal to integration of E bar dot dA bar which can be extended as E bar which can be extended E dA cos theta। ओके ओके, अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने जो सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो क्लोज है, वो पूरा का पूरा क्लोज है, ठीक है ना, तो उस क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे एक साइन आएगा, ये सर्कल का साइन आएगा, ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो सरफेस एरिया आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रखा है वो कैसा है, वो क्लोज है, यस और नो, विच इज इक्वल टू ई बार dot dA bar is equal to close integration of E dA cos theta, yes और no। ठीक है ना, आई होप आपको ये चारों फॉर्मूला ठीक से समझ में आ गए हैं। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला वो जो गॉस थ्योरम का होगा। गॉस थ्योरम से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, फाई दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ और पासिंग थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ये हमेशा क्लोज ही होता है दोस्तों, इज इक्वल टू क्यू। अब ये क्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्यू कैसे फाइंड आउट करना है, क्यू इज नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड अगेन इट इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, मतलब आपको वही चार्जेस लेने हैं जो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर है। एंड सेकेंड, अगर एक से ज़्यादा चार्जेस है आपके गॉसियन सरफेस के अंदर तो उनका अलजेब्रिक सम करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब अगर आपने एयर में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस और अ परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। अगर आप किसी और मीडियम में आपके चार्जेस को रख रहे हो तो डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, मतलब सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, यस और नो। ठीक है, अगर आपके न्यूमेरिकल्स में क्लियरली मेंशन नहीं है मीडियम के बारे में तो आपको अज्यूम करके लेना है कि आपके चार्जेस जो है वो एयर में ही रखे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले ठीक से समझ में आए हैं। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स में पढ़ते हैं। लेट मी क्लियर दिस। ओके, टू चार्जेस of magnitude minus 4q and plus 2q are located at the points 2a, 0 and pi a, 0 respectively.
what is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with its center at the origin. ओके दोस्तों, इसके लिए आप क्या करो, आप डायग्राम ड्रॉ करो और डायग्राम में ये चार्जेस उनके लोकेशन पे आप रखिए, फिर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको हेल्प करता हूँ कि कैसे करना है। देखिए ये 0 है, ये ए है, ये 2a 3a 4a, -4q चार्ज कहाँ पे रखा है, 2a, 0। तो यहाँ पे मुझे y एक्सिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स में 0 0 है, तो मैंने सिर्फ x एक्सिस ड्रॉ किया है, y एक्सिस की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये जो 2a पे -4q रखा है, ओके, 5a पे +2q रखा है, यस और नो। अभी मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है जिसका नेचर सर्कल है, मतलब उसका शेप सर्कल है, और यू कैन से दैट इट इज स्फीयर, एंड उसका जो रेडियस है वो 4a है और उसका जो सेंटर है वो o पे है। मतलब यहाँ पे ये सेंटर है गॉसियन सरफेस का और ये इतना रेडियस है, 4a इतना रेडियस है, और ये मैंने ऐसा बहुत बड़ा 4a वाला स्फीयर ड्रॉ किया, ऐसा आप इमेजिन करो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि इस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो आपको गॉस थ्योरम का फॉर्मूला पता है, दैट इज phi, that is the net flux passing through the Gaussian surface, is equal to q net inside the, that is net charge present inside the Gaussian surface divided by epsilon naught। अभी आप ये स्फीयर निकालोगे तो अभी आप मुझे बोलिए स्फीयर के अंदर कितने चार्जेस है। दोस्तों स्फीयर के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है, तो आपको वही कंसिडर करना है, दैट इज -4q। ये +q 2q को आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि वो स्फीयर के बाहर जा रहा है। तो -4q divided by epsilon naught, yes or no, this is the net flux linked with the Gaussian surface। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर q का वैल्यू यहाँ पे दिया रहता तो q का वैल्यू डाल के हम लोग एक्चुअल फ्लक्स का वैल्यू निकालते, पर यहाँ पे q का वैल्यू नहीं है तो आपका यही आंसर रहेगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे कि फ्लक्स को माइनस का साइन आया है, इसका मतलब ये है कि जो नेट फ्लक्स है उस गॉसियन सरफेस के अंदर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर जाएंगी, एंड दैट इज ऑब्वियस। देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो -4q है। आपको पता है कि अगर चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज पे आके टर्मिनेट होती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अपने गॉसियन सरफेस को पेनिट्रेट करके चार्ज तक आएंगी। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, सपोज ये +4q होता, इसका मतलब ये है कि गॉसियन सरफेस के जो अंदर का चार्ज है, जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस से निकल के आपके गॉसियन सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर जाती। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, a cylindrical surface is placed in uniform electric field in such a manner that axis of cylinder is parallel to the electric field intensity. Okay, using the Gauss law, prove that the net charge enclosed by this cylindrical surface must be 0. Okay, अभी यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, एक सिलेंडर लिया है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा है। और कैसे रखा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रखा है कि उस सिलेंडर का एक्सिस, इस सिलेंडर का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल हो। देखो ये सिलेंडर का एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, यस और नो, ठीक है ना। हम लोग को ये निकालना है या हम लोग को ये शो करना है कि इस सिलेंडर के अंदर कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ओके, अभी देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स लिंक विद द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अभी आप सिलेंडर को ठीक से देखोगे तो सिलेंडर के पास 3 एरिया है, ये एक एरिया है, ये दूसरा एक एरिया है, और ये तीसरा ये कर्व एरिया है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, हर एक इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक है वो अलग अलग निकालेंगे, यस और नो, ठीक है ना। तो मैं निकालता हूँ कि ये जो एरिया है ये, उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ φ1 दोस्तों, φ1 इज इक्वल टू E1 बार डॉट A1 बार। ओके, अभी A1 क्या है, ये जो एरिया है वो A1 है, और आपको दिख रहा है कि वो डायग्राम में मुझे ds दिया है, तो A1 का एरिया कितना है ds। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, दैट इज ई वन इंटू ए वन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और आपको पता है थीटा इज द एंगल बिटवीन द ई वन बार एंड ए वन बार। ओके, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दोस्तों ये है, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट ही रहेगा। अच्छा, ये जो एरिया है जिसको उन लोगों ने डी एस दिया है, उसका डायरेक्शन कहाँ पे? मैंने आपको कहा था दोस्तों, अगर आपका सरफेस एरिया क्लोज है तो आपको उसका डायरेक्शन कैसे लेना है? आपको उसका डायरेक्शन लेना है परपेंडिकुलर टू दैट क्लोज सरफेस एंड आउटवर्ड, हमेशा आप आउटवर्ड डायरेक्शन में ही लोगे। तो ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन है ये डी एस बार है, यस और नो। तो एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो 180 कॉस 180 कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे थीटा की जगह पे 180 डालोगे तो कॉस 180 कितना होता है? -1। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा माइनस ई वन की जगह पे मैं ई लिख रहा हूँ डी एस, और ए वन की जगह पे मैं डी एस लिख रहा हूँ। दिस इज ∅1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन विद दिस एरिया। इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना लेंगे वो मैंने निकाला। ओके, चलो अभी ∅2 निकालते हैं। ∅2 मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ दिस एरिया, ठीक है ना। ओके, उसको मैं लिख रहा हूँ कि E2 डॉट A2 बार, तो इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ E2 इंटू A2 इंटू कॉस थीटा में। आई होप आपको समझ रहा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर तरफ यूनिफॉर्म है, तो E2 के जगह पे मैं E लिख सकता हूँ। और ये जो एरिया दिया है वो ds है दोस्तों, यस और नो। तो A2 के जगह मैं लिख सकता हूँ ds। अभी ds बार कैसे होगा दोस्तों? ds बार इसको परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, ये होगा आपका ds बार, मतलब राइट डायरेक्शन में। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ई बार और ds बार एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया दोस्तों? 0 डिग्री। तो दैट विल बी cos 0, और cos 0 कितना होता है दोस्तों? 1। तो आपको ∅2 मिल गया E इंटू डी एस, ठीक है ना। तो दोनों सर्कुलर सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल गया। अभी निकालते हैं दोस्तों जो आपके सिलेंडर का सर्कुलर या कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। ओके, अगर आप दोस्तों ठीक से सोचोगे, अगर ये कर्व पार्ट है तो ऑब्वियसली कर्व पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको उस कर्व पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक टुकड़े को आप क्या बोलोगे? ds। तो यहाँ पे देखो छोटा सा ds दिया है, ये ds है, यही लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये पूरे कर्व सरफेस एरिया में से कहीं पे भी आप ds ले सकते हैं। ये ds हो सकता है, ये ds हो सकता है, यस और नो। अगर ये ds है दोस्तों तो ds बार कुछ ऐसे हो गए, ये ds बार हो गया, ये ds बार हो गया, यहाँ पे ये ds बार हो गया। ओके, अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है दोस्तों तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो ds बार रहेगा वो e बार से हमेशा 90 डिग्री रहेगा। मतलब आप कौन सा भी छोटा सा टुकड़ा लो, उस छोटे से टुकड़े का जो ds बार रहेगा और जो e बार रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अगर वो 90 डिग्री है तो दोस्तों cos 90 कितना होता है? 0। तो मुझे बोलिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा? 0, येस और नो। ओके, नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, उनको ऐड करने के लिए मुझे किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं अलजेब्रिकली उनको ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों फाई कितना है? -e/ds, और ये ∅2 कितना है? e/ds। ओके, और ∅3 कितना है? 0। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और यू कैन से दैट दिस सिलेंडर इज 0। ओके, तो पूछा क्या है दोस्तों? हम लोग को ये पूछा है कि आप ये प्रूव करो कि देयर इज नो नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सिलेंडर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सिलेंडर इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग को पता है, पर अभी हम लोग ने ये निकाला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सिलेंडर इज 0। सो 0 इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप एप्सिलॉन नॉट उधर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा नेट
चार्ज enclosed inside the cylinder is equal to 0. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रूव कि इस सिलेंडर के अंदर कौन सा भी नेट चार्ज नहीं है। दोस्तों अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जनरलाइज करूँगा, आप ध्यान दीजिए। दोस्तों ये सिलेंडर ही नहीं है, आप कौन सा भी क्लोज सरफेस लीजिए, उसका शेप और साइज़ मैटर नहीं करता, कौन सा भी शेप का कौन से भी साइज़ का आप क्लोज सरफेस लीजिए, ठीक है, और उसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे चार्जेस ने प्रोड्यूस किया है जो चार्जेस उस क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक कौन सा भी एक क्लोज शेप लीजिए, उसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो मैटर नहीं करता। अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, तो the total electric flux linked with that closed surface is always zero. I hope आपको ये statement एकदम clearly समझ में आ रहा है। Okay, when you place a closed surface area, whatever is the shape, whatever is the size, in electric field, whether it is a uniform or whether it is a non-uniform, then the total electric flux linked with that closed surface is always zero, provided there is no net charge inside that closed surface. I hope आपको ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, careful measurement of an electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻3। तो हम लोग को फ्लक्स ऑलरेडी दिया हुआ है और आउटवर्ड है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? ओके, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? तो हम लोग को पता है दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द बॉक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो दोस्तों नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज इक्वल टू 5 × एप्सिलॉन। पहले रीअरेंज कर लीजिए, फिर वैल्यू को पुट कीजिए। 5 कितना है दोस्तों? 5 आपको कितना दिया है? 5 दिया है 8 × 10⁻3 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दोस्तों आपको पता ही होगा, दैट इज 8 × 8.85 × 10⁻⁻12। यस और नो? अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा 70.8। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको ये आंसर आएगा इंटू 10⁻9 कूलम। यस और नो? अगर आप इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो 70.8 नैनो कूलम ये आपका आंसर आएगा। ओके, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो नेट चार्ज है वो आपका पॉजिटिव आया है। अगर नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा। अगर नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो इनवर्ड रहेगा। यस और नो? ठीक है, ओके। अभी बी में क्या पूछा है? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेर जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट? अच्छा, हम लोग ने ये पूछा है कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर ज़ीरो है तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अंदर एक भी चार्जेस नहीं है? दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये मेरा सपोज वो बॉक्स है, सपोज ये मेरा बॉक्स है, ठीक है ना, गॉस लॉ बोलता है कि नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स शुड बी ज़ीरो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे दो चार्जेस है, एक +2 कूलम का और एक -2 कूलम का। यस और नो? +2 कूलम और -2 कूलम के चार्जेस है तो नेट चार्ज कितना हो गया दोस्तों? स्टिल ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस कितना, विद दिस बॉक्स कितना हो गया? स्टिल ज़ीरो। यस और नो? मतलब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर चार्जेस नहीं है। अंदर चार्जेस हो सकते हैं, उनका अलजेब्रिक सम द नेट चार्ज क्यू नेट ज़ीरो आ रहा है। यस और नो? सो ओके, सो इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज ज़ीरो, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट कि देर आर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। ऐसा भी हो सकता है कि चार्जेस नहीं है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चार्जेस नहीं है। चार्जेस हो सकते हैं, उनका वेक्टर एडिशन, उनका अलजेब्रिक सम करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, a point charge of 17.7 microcoulomb is located at the center of the cube, at the center of a cube। ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके क्वेश्चन में।
cube of a side 0.03 meter. Find the electric flux through the each face. Find the electric flux through the each face of the cube. ओके दोस्तों, इसके लिए आपको एक क्यूब का प्रॉपर डायग्राम निकालना पड़ेगा और इस क्यूब के एकदम बराबर बीच में सेंटर में आपको ये चार्ज रखना है. ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों ये आपका ये क्यूब है. इस क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में मैंने ये चार्ज रखा है और ये क्यूब एक क्लोज गॉसियन सरफेस है. ठीक है. आपको पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक flux passing through the entire cube, that means passing through the all 6 surfaces of the cube. I hope you know that there are 6 surfaces to the cube. तो passing through the cube का मतलब है passing through the all 6 surfaces of the cube is equal to net charge inside the cube, q net divided by epsilon naught. yes or no? ठीक है ना. अभी दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पूछा क्या है. आपको क्यूब से मतलब सारे 6 सरफेसेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछा है. आपको पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, मतलब एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकाला है. दोस्तों ये जो आपने आंसर निकाला है फाई इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, ये पूरे क्यूब से मतलब सारे 6 सरफेसेस से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो है. यस और नो. तो अभी आप कैसे निकाल सकते हैं कि एक सरफेस से कितना आने वाला है. दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे तो ये जो चार्ज है क्यू, वो क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में रखा है. अगर ऐसा है दोस्तों, तो दोस्तों क्यूब के इस सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, मतलब क्यूब के इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब के हर एक सरफेस से है. दोस्तों ये आप तभी बोल सकते हो अगर आपके क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि क्यूब आपके क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में है. यस और नो. तो यहाँ से जाने वाला अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज 10 है, तो हर एक सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स से 10 ही होगा. और आपको क्या पता है, आपको पूरे 6 या पूरे क्यूब में से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये जो है 5. तो दोस्तों एक सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा, एक सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा क्यू नेट अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. यस और नो. ठीक है दोस्तों, आपको क्यू का वैल्यू दिया है वो आप यहाँ पे पुट कीजिए. माइक्रो कूलम है, उसको कूलम में कन्वर्ट कीजिए. 6 डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने आपको दिया है, आप कैलकुलेट कीजिए. आपको जो कुछ भी आंसर आएगा यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. यही आंसर आपका आने वाला है दोस्तों. अगर मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका ये जो चार्ज है क्यूब, आप यहाँ से हटा के अगर आप किसी और पोजीशन में कहीं भी क्यूब के अंदर कहीं भी अगर आप रखते हो, तो आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते. ये तो लिख सकते हो, आप समझ के लो, ये तो लिख सकते हो क्यू किधर भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. जो नेट फ्लक्स क्यूब के बाहर आएगा वो क्यू के पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. वो किधर भी रखो, आप क्यूब किधर भी रखो, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन विल बी द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब. पर हर एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स सेम है. ये आप कब बोल सकते हो, ऑब्वियसली क्यूब के, अब क्यू जो है वो क्यूब के अंदर होना चाहिए, पर वो जो क्यू है वो आपके क्यूब के सेंटर पे होना चाहिए, तभी आप ये बोल सकते हो. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. ओके, अभी ये भी एक ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, पर आपको सोचना है कि डायग्राम कैसे बनाना है. ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों. अ पॉइंट चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of electric flux through the square? अभी स्क्वायर से अभी क्या पूछा आपको कि यहाँ पे एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का. ठीक है ना. उसके सेंटर से एग्जैक्टली ऊपर 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा है. ठीक है ना, यहाँ पे एक मैंने चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम का क्यू. तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा, आपको ये निकालना है. येस और नो. ओके, सबसे आसान फॉर्मूला आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, पर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. आपको क्या करना है, आपको दिया तो है सिर्फ एक स्क्वायर, आप इसी स्क्वायर से क्यूब बनाओ एज अ रिजल्ट कि ये जो आपका चार्ज है क्यूब, वो आपके क्यूब के सेंटर में आ जाए और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में बहुत आसानी है. फॉर एग्जाम्पल आपको ये एरिया दिया है, यस और नो. ये कितना दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर. यस और नो. ओके, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद आपको क्यू मिलता है दोस्तों. ठीक है ना. आप क्या कर दो, इस क्यू को इस सरफेस से बंद कर दो, एक क्यूब से बंद कर दो.
ठीक है ना। इसका लेंथ भी कितना है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और सिंस इट इज़ अ 5 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन और ये सेंटर से है तो क्यू आपका एग्जैक्टली क्यूब के सेंटर में होगा। अगर ऐसा है क्यू आपके एग्जैक्टली क्यूब के सेंटर में है तो एक सरफेस से मतलब इस स्क्वायर से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा, अभी अभी हम लोग ने किया है दोस्तों, वो कितना रहेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आपको Q दिया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी पता है, आप ये पुट करो, आपको यहाँ पे जो आंसर दिया है वो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं ले रहा हूँ, वो आप खुद कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ रियली ईजी। ठीक है, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। A hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in the figure. The electric field in the region is given by E bar is equal to 50x I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meters. Find first क्या निकालना है आपको, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है दोस्तों वो वेरिएबल है, दैट इज़ 50x आई कैप। मतलब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड का पार्ट आपको दिख रहा है, वो x कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रहा है। अगर x का वैल्यू 1 है तो उस पॉइंट पे जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो 50 आई कैप रहेगा। अगर x का वैल्यू 2 है तो उस पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहेगा वो 50 इंटू 2 मतलब 100 आई कैप रहेगा। यस और नो, तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके दोस्तों, वापस आपको सिलेंडर दिया है, सिलेंडर के 3 सरफेसेस है, ठीक है ना, ये एक सरफेस और दूसरा कर्व सरफेस। हर एक सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग अलग अलग निकालेंगे, उसको φ1 φ2 φ3 बोलेंगे और इन तीनों को ऐड कर देंगे, हम लोग को नेट फ्लक्स आ जाएगा। यस और नो, तो पहले इस सरफेस से निकालते हैं, इस सरफेस से, ठीक है ना। अच्छा, इसका सरफेस एरिया दिया है क्या? हाँ दिया है। देखो ये क्रॉस सेक्शन का मतलब ही सरफेस एरिया होता है, मतलब ये इसका सरफेस एरिया होता है, ये दिया है आपको। यस और नो, ठीक है ना। और इसका क्यूब का अपना सिलेंडर का लेंथ भी दिया है और एक इन्फॉर्मेशन दिया है, ये 1 मीटर, ठीक है ना, ये 1 मीटर। ओके, तो चलिए φ1 निकालते हैं। φ1 क्या है? इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है ये हम लोग पहले निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, φ1 इज इक्वल टू E1 बार डॉट A1 बार। यस और नो, इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ E1 इंटू A1 इंटू कॉस थीटा में। यस और नो। अच्छा, E1 कितना होगा यहाँ पे? E1 दोस्तों, E का फॉर्मूला क्या है? E का फॉर्मूला 50x आई कैप। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों? क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू होगा 1, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ E1 को 50 इंटू A1। अच्छा, A1 कितना होगा दोस्तों? एरिया कितना होगा? यहाँ पे दिया है एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर में कन्वर्ट किया तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, इंटू थीटा, एंगल बिटवीन द E1 बार एंड A1 बार। दोस्तों E1 बार आपको समझ में आ रहा है, आई कैप होगा हमेशा। यस और नो, आई कैप मतलब इस डायरेक्शन में होगा E1 बार। यस और नो, और A1 बार इस डायरेक्शन में होगा। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है, आउटवर्ड एंड नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है? -1। तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर आ गया 125 इंटू 10⁻⁻3, ये माइनस साइन यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये φ1 आ गया दोस्तों। यस और नो, चलिए अभी φ2 निकालते हैं। φ2 मतलब ये जो सरफेस एरिया है, ये सर्कुलर जो सरफेस एरिया है, इसमें से फ्लक्स कितना आ रहा है। तो φ2 इज इक्वल टू E2 बार डॉट A2 बार। इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ दोस्तों, E2 इंटू A2 इंटू कॉस थीटा। अच्छा, E2 कितना है दोस्तों? E का फॉर्मूला क्या है? 50x आई कैप। ओके, 50x सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इधर यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियसली दोस्तों 2, बिकॉज ये 1 मीटर है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 होगा। तो 50 इंटू 2 कितना होगा? E2 100। A2 ये सर्कुलर पैच, जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया आपको पता है, दिया है 25 इंटू 10⁻⁻⁴ कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो A2 बार होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और आपका E बार भी इसी डायरेक्शन में है। देखो E बार का डायरेक्शन तो हमेशा आई कैप ही है, वो तो
ये जो आपका ई बार है उसका मैग्नीट्यूड एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो हमेशा हर एक जगह पे आई कैप ही रहेगा, यस और नो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ई टू भी आई कैप की तरफ, आपका ई भी आई कैप की तरफ, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो होगा और कॉस थीटा आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया आपका फाई 2। ओके, चलिए दोस्तों अभी फाई 3 निकालते हैं। फाई 3 मतलब आपका ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। अब ये सरफेस एरिया कर्व है तो उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, डी एस आप उसको बोल सकते हैं, और हर एक डी एस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आगे जाके आपको ऐड करना पड़ेगा। पर अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है दोस्तों तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, यहाँ पे इस सर्कुलर पार्ट का आप कौन सा भी डी एस लो, डी एस बार और ई बार के बीच में जो एंगल आएगा वो हमेशा 90 ही आएगा। तो फाई 3 दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस टोटल कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये ज़ीरो होगा, यस और नो। तो नेट फ्लक्स कितना होता है दोस्तों, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यस और नो। ओके, अभी मुझे फाई 1 और फाई 2 को ऐड करना है, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, -12.5 इंटू 10⁻²। यहाँ पे मैंने आपके जो पावर्स हैं 10 को उनको सेम करने के लिए ये किया, एडजस्टमेंट किया है, प्लस 25 इंटू 10⁻² प्लस 0। अभी आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 10⁻² 10⁻² कॉमन आएगा और आप लिख सकते हो 12.5 इंटू 10⁻²। फाइनल आंसर विल बी 1.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यस और नो। अभी यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो नेट फ्लक्स इनसाइड द सिलेंडर है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो नेट चार्ज होगा सिलेंडर के अंदर वो भी कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, यस और नो। नेट फ्लक्स का वैल्यू है आपका 1.25 इंटू 10⁻³ सॉरी दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाए 10⁻⁻1, 10⁻⁻, आपका जो फाइनल आंसर है वो है 1.25 इंटू 10⁻⁻1। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको क्या पूछा है, चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर। चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर आपको कैसे पता है, कैसे निकालना है, एकदम सिंपल है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the cylinder is equal to net charge enclosed inside the cylinder divided by epsilon naught. So net charge enclosed inside the cylinder is equal to pi into epsilon naught. आपने नेट फ्लक्स इनसाइड लिंक विद द गॉसियन सिलेंडर अभी अभी निकाला है, वो कितना है आपको 1.25 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे आपको यहाँ पे जो मैंने आंसर दिया है वो आ जाएगा, यस और नो, दैट इज 1.107 पिको कूलम। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट वन दोस्तों, अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ओके, मतलब 2 नैनो कूलम इज प्लेस ऑन अ कॉर्नर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। अब इसके पहले जो हम लोग ने 2 क्वेश्चन किए थे वहाँ पे हम लोग ने चार्ज सेंटर पे रखा था, कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। अभी आपको पूरे क्यूब से कितना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो पूछा है। तो दोस्तों ये क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर में मैंने यहाँ पे चार्ज रखा है क्यूब, सेंटर पे नहीं, कॉर्नर पे। और मुझे पूछा है कि सारे अलग अलग सरफ पूरे क्यूब से आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कितना निकल रहा है। दोस्तों ये निकालने के लिए भी आइडिया सेम है। दोस्तों मैंने क्या किया है, ये जो मेरा चार्ज क्यूब है ये इसको मैंने 4 आइडेंटिकल क्यूब से घेर दिया, मतलब ये क्यूब ये तो इसका आगे का डायग्राम दोस्तों ये है, देखो ये है मेरा चार्ज क्यूब, यस और नो, ठीक है ना। गॉस थ्योरम से निकालना है ना दोस्तों, गॉस थ्योरम के लिए आपको जो चार्ज होता है वो एक क्लोज गॉसियन सरफेस में होना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे तो कॉर्नर पे है, यहाँ पे आप गॉस थ्योरम यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल सकते। गॉस थ्योरम यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको पहले इस चार्ज क्यूब को एक क्लोज सरफेस के अंदर डालना पड़ेगा, पर वो करने का भी एक तरीका है दोस्तों। एज ए रिजल्ट आपको
जो आपका आंसर है वो एकदम आसानी से आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैंने क्या किया कि मैंने ये जो क्यूब है उसके आइडेंटिकल क्यूब से उसको ऐसा घेर दिया। अभी देखो ये 3 क्यूब मैंने ऐसा ऐड कर दिए, येस और नो। अभी भी ये चार्ज क्यूब पूरी तरह से एक क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये जो अभी एक लेयर बना है वैसा ही लेयर मैंने ऊपर चढ़ा दिया, और मेरा डायग्राम कुछ दिखा ऐसा। तो ये है मेरा चार्ज क्यूब, और ये है आपका ओरिजिनल क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ये आपका है ओरिजिनल क्यूब, राइट, यस और नो। ओके, तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो चार्ज क्यू है वो एक क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज हो गया, ठीक है ना। और ये जो क्लोज सरफेस है वो आपके ओरिजिनल सरफेस से 8 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस एंटायर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यस और नो लिख सकता हूँ। अभी देखिए ये जो चार्ज क्यू है वो अभी ये जो वो बहुत बड़ा क्लोज सरफेस हम लोग ने बनाया है उसके सेंटर में है, और टोटल ऐसे क्यूब कितने हैं, 8। देखो 4 नीचे है और 4 ऊपर है कि नहीं, ठीक है ना। सिंस दिस चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ दिस 8, हर एक क्यूब से टोटल कितने हैं, 8 क्यूब से, हर एक क्यूब से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो सेम रहेगा, यस और नो। मतलब इस क्यूब से 10 जा रहा है तो इसमें से 10, इसमें से 10, इसमें से 10, ये 4 जो है 10 10 10 10, ये मैं क्यों बोल सकता हूँ कि आपका जो चार्ज क्यू है वो एग्जैक्टली सेंटर में है, ठीक है ना। तो पूरे ये जो सारे 8 क्यूब्स है, उन 8 क्यूब से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो एक क्यूब से कितना निकलेगा दोस्तों, एक क्यूब से निकलेगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज़ योर आंसर। क्यू भी आपको दिया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, पर दोस्तों याद रखिए मैं तब कर सकता हूँ अगर आपका क्यू एग्जैक्टली क्यूब के जो आपका बड़ा वाला क्यूब है, जो आपका गॉसियन सरफेस है उसके सेंटर में है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आप ये जो वैल्यूज़ आपको दिया है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको आंसर आपका मिल जाएगा, यस और नो। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, a charge of 5 coulomb is kept at the center of a sphere of radius 1 meter. What is the flux passing through the sphere? How will this value change if the radius of the sphere is double? Okay, okay. अभी यहाँ पे एक स्फीयर है, ओके, स्फीयर का रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 1 मीटर, और इस स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज 5 कूलम. What is the net flux passing through the sphere? Net flux passing through the sphere is equal to net charge inside the sphere divided by epsilon नॉट. दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, आपको नेट चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो आंसर दिया है वो आंसर आपका आ जाएगा. ओके, सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, हाउ विल दिस वैल्यू चेंज इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल. अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर डबल करूँ, मतलब ये रेडियस अभी इतना है, अभी इतना करूँ और इस स्फीयर को ऐसा बनाऊँ, तो क्या इस वैल्यू को चेंज होगा. दोस्तों नहीं चेंज होने वाला है. गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो तो उतना ही होगा, मतलब क्यू नेट तो नहीं बदलने वाला, और एप्सिलॉन नॉट वो भी नहीं बदला है, मतलब आपने चार्जेस का मीडियम भी नहीं बदला है, यस और नो. तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूँगा. अगर आपके पास 5 कूलम का चार्ज है, तो आपको जो गॉसियन सरफेस निकालना है उसका शेप और साइज़ मैटर नहीं करता है, वो सिर्फ क्लोज होना ज़रूरी है, और ये 5 कूलम का चार्ज उसके अंदर होना ज़रूरी है. मतलब ये शेप ऐसा हो, ये शेप ऐसा हो, क्यूब हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना. इस सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला है, यस और नो, ठीक है ना. सो देयर वोंट बी एनी चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. ओके, a large plane sheet of charge having surface charge density 5 into 10⁻⁻6 coulomb per meter square lies in the xy plane. ओके, आपको चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है. चार्ज डेंसिटी दोस्तों आपको याद होगा सिग्मा, वो दिया है आपको 5 into 10⁻⁻6. ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया of radius 0.1 meter if the normal to the circular area makes an angle of 60 degree with the z axis. ओके ओके, अभी आपके पास एक चार्ज शीट दी हुई है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपके सामने है, यस और नो, ठीक है ना. ये और वो
वाई एक्स प्लेन में है, जैसे मैंने यहाँ, या एक्स वाई प्लेन में है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ किया है। ठीक है, एक सर्कुलर एरिया, एक सर्कुलर इसका एरिया जिसका रेडियस 0.1 मीटर है, तो एरिया कितना होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। कैसे रखा है, उसका नॉर्मल मतलब उस एरिया को जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वो आपके z एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके ओके, अभी आप मुझे बताइए कि ये जो आपका मेटल शीट है, ठीक है ना, ये एक मेटल शीट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगी दोस्तों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। मतलब आप सोचिए दोस्तों, ये डेरिवेशन हम लोग ने किया है, अगर ये आपने ये जो चार्ज मेटल शीट एक्स जेड या एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएंगे। येस और नो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो तो इस अलॉन्ग जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में भी रहेगा और अलॉन्ग जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में भी रहेगा। अब मैं आपको अलग व्यू से बताता हूँ। देखिए कि अगर ये चार्ज मेटल शीट है, ठीक है ना, अगर ये चार्ज मेटल शीट है तो ये मेटल शीट इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी और इस डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। येस और नो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपकी मेटल शीट वाई एक्स प्लेन में है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो कौन से डायरेक्शन में बनाएंगी, वो बनाएंगी के कैप के डायरेक्शन में और माइनस के कैप के डायरेक्शन में। येस और नो, मतलब जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इन द निगेटिव डायरेक्शन, और वो यूनिफॉर्म रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके ओके। अभी आपने जो सर्कुलर एरिया रखा है वो कैसे रखा है कि उसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब उसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर मतलब ए बार, वो आपके z एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। दोस्तों अगर वो z एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार के साथ भी तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्योंकि आपका ई बार भी तो अलॉन्ग z एक्सिस है। तो एंगल बिटवीन द ई बार एंड ए बार कितना है दोस्तों, थीटा कितना मिला आपको, 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके ओके, हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, गॉस थ्योरम तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अभी क्लोज गॉसियन सरफेस ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट ए बार। अभी आप बोलोगे ई बार डॉट ई बार क्यों, इंटीग्रेशन क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और जो मैंने एरिया रखा है वो प्लेन है, तो इंटीग्रेशन का ज़रूरत नहीं है, सिंपल फार्मूला यूज़ करके भी आ सकता है। तो इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यस और नो। दोस्तों हम लोग ने ये डेरिवेशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द प्लेन शीट, और उसका आंसर होता है दोस्तों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये प्लेन शीट अगर आप किसी और मीडियम में रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों ये थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था जहाँ पे हम लोग ने प्रूव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज मेटल शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इनटू एरिया। एरिया कैसे निकालोगे दोस्तों आप, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है उसका रेडियस आपको 0.1 मीटर दिया है, इनटू कॉस 60। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ओके दोस्तों, अभी हम लोग होमवर्क एक्सरसाइज 1 और क्लासरूम एक्सरसाइज 1 इनमें दिए हुए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इनके इस टाइके के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है वो सारे हम लोग एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और वो होमवर्क एक्सरसाइज में से या क्लासरूम एक्सरसाइज में से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है होमवर्क एक्सरसाइज 1 और उसके अंडर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसके नीचे उसके अंडर क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूँ। यस और नो, तो आप नोट्स रेफर करके ये समझ सकते हैं मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के ऊपर के न्यूमेरिकल्स, लेट अस डिस्कस द फॉर्मूला फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपको याद होगा हम लोग ने 3 डेरिवेशंस किए थे और हर डेरिवेशन के एंड में आपको एक एक्सप्रेशन मिला था जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पहला क्या था, देखो दोस्तों, अगर आपके पास एक हॉलो
मेटल का स्फीयर है या आपके पास सॉलिड मेटल का स्फीयर है, हॉलो या सॉलिड मेटल का स्फीयर है, ठीक है ना, और उनके ऊपर अगर चार्ज क्यू है तो दो से जो चार्ज क्यू होगा वो आपके स्फीयर के ऊपर, वेदर इट इज़ अ हॉलो और सॉलिड, वो एक यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ रहेगा। चार्ज क्यू पूरे सरफेस एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ रहेगा। तो अगर चार्ज क्यू आपके स्फीयर के सरफेस ए पे फैला हुआ है, व्हाट इज ए, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सर चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी बोलते हैं, वो कैसे निकालोगे आप, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यस और नो। सो क्यू अपॉन, अगर इस स्फीयर का रेडियस आर है, इस स्फीयर का रेडियस सपोज आर है, तो क्यू अपॉन सरफेस एरिया स्फीयर का आपको पता है, इट इज़ 4πr², यस और नो, ठीक है। अभी अगर आप इस चार्ज स्फीयर से स्मॉलर डिस्टेंस दूर जाओगे, स्मॉलर डिस्टेंस अगर दूर जाओगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी दोस्तों, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 1/4πε0k क्यू अपॉन r², यस और नो। अगर आपका चार्ज, अगर ये जो चार्ज है या स्फीयर है, अगर आपने एयर में रखा है तो आएगा 1/4πε0q अपॉन r², यस और नो। दोस्तों ई का हम लोग ने और एक फॉर्मूला लिखा था, आपको पता होगा, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू बड़ा आर अपॉन छोटा आर द होल स्क्वायर। अभी बड़ा आर क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, छोटा आर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेर यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आप ऐसे याद रखो, बड़ा आर अपॉन छोटा आर द होल स्क्वायर, यस और नो। अगर आपका ये जो स्फीयर है आपने अगर उसको एयर में रखा है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बड़ा आर अपॉन छोटा आर द होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन 1, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज मेटल स्फीयर विच इज हॉलो और विच कैन बी हॉलो और विच कैन बी सॉलिड। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अभी सेकंड हम लोग ने जो पढ़ा था वो सेकंड एप्लीकेशन हम लोग ने जो पढ़ा था, हम लोग के पास एक वायर था और उस वायर पे एक चार्ज क्यू बोलो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है और इस वायर का लेंथ है एल, ठीक है ना। ये वायर जितना बड़ा हो सकता है, यहाँ पे जितना चाहिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे जितना चाहिए एक्सटेंड कर सकते हो, पर मैं उस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ जिस पार्ट के ऊपर जो चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है वो है क्यू और उस छोटे से पार्ट का लेंथ है एल। तो दोस्तों अगर लेंथ एल पे चार्ज क्यू, वायर के लेंथ एल पे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, उसको हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पे कितना चार्ज फैला है, तो वो हो जाएगा आपका Q अपॉन एल। इसके पहले हम लोग ने डिफाइन किया था सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर ये वायर है तो उसका हम लोग सरफेस नहीं कंसिडर कर रहे हैं, उसका हम लोग लेंथ कंसिडर कर रहे हैं। अभी क्या कंसिडर करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज Q अपॉन एल, ठीक है ना दोस्तों। अभी सपोज इस चार्ज वायर से अगर मैं r डिस्टेंस दूरी पे जाता हूँ तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दोस्तों 1/4πε0k इंटू 2 लैम्बडा अपॉन r। दोस्तों यहाँ पे 2 लैम्बडा है, बहुत लोग ये 2 भूल जाते हैं, 2 लैम्बडा है और यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ r है। आप ऐसा याद रख सकते हो कि जो बहुत सारे फॉर्मूला में हम लोग को डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर होता है, पर इसमें नहीं है, ये स्क्वायर का 2 उठ के न्यूमरेटर में आ गया, ऐसा आप सोचो। सो 2 लैम्बडा अपॉन r, ठीक है, 2 लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिस्टेक्स फॉर्मूला याद रखने में कहाँ कहाँ होती है, यस और नो। सब सिर्फ ऐसा सोचो कि वो r स्क्वायर का जो 2 है वो 2 उठ के ऊपर आ गया, सो 2 लैम्बडा अपॉन r एक याद रखने का तरीका, यस और नो। तो ये 2 फॉर्मूला है, लीनियर चार्ज डेंसिटी और ई का, ओके। ये सेकंड एप्लीकेशन था। थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा, थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग के पास था एक मेटल का शीट जिसके ऊपर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है, यस और नो। तो दोस्तों यहाँ पे सिग्मा होगा क्यू अपॉन ए। ए क्या होगा दोस्तों, सिंपल, ए इस पूरे मेटल शीट का एरिया
और यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि मेटल शीट के पास क्या होगा, उसके पास एरिया होगा। तो हम लोग ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द चार्ज मेटल शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। अगर ये मेटल शीट आपने एयर में रखी है तो आपका आंसर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन, ये क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज प्लेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। मतलब आप उस मेटल शीट से कितने भी डिस्टेंस पे जाओ, उधर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको सेम मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज मेटल शीट है वो उसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो यहाँ पे आर नहीं है, उसके पहले के दो एप्लीकेशन में आपको आर मिला था, यहाँ पे आर नहीं है। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले क्लियर है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस है वो सॉल्व करते हैं। स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस का, स्फीयर का रेडियस दिया आपको 10 सेंटीमीटर, दैट इज कैपिटल आर विच इज 0.1 मीटर। ओके, कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। तो क्यू कितना है दोस्तों, 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो द पॉइंट at which we are interested in finding out the electric field is at a distance of 30 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा स्मॉल आर। दोस्तों इन दोनों में कुछ कंफ्यूजन मत रखना, आई होप आपको ये क्लियर है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 मीटर। ओके, तो क्या करें दोस्तों, मीडियम के बारे में कुछ तो बताया नहीं है, तो जो डायरेक्ट अपना जो मीडियम है वो हम लोग एयर कंसिडर कर सकते हैं, और मैं मेरा फॉर्मूला लिख सकता हूँ। देखिए E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये के पता है आपको, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻6। ओके, और आर स्क्वायर, ओके मतलब 0.3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁻²। ओके, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे क्या मिला, इट विल बी 10⁻⁻⁶3 डिवाइडेड बाय 10⁻, यहाँ पे -2 है, तो आपका आंसर आएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यस और नो। ओके, ये ए हो गया दोस्तों हम लोग का। अभी मैं बी पे जा रहा हूँ। एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, आपको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर कितना होगा। तो अगर आपका ये स्फीयर है, अगर मेरे को सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढना है, तो इस सरफेस का पॉइंट आपके सेंटर से कितना दूर है, आर। तो इस केस में स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। आई होप आपको समझ रहा है। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर कितना है अभी 0.1, मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, अभी सी क्या दिया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, अभी आपका जो स्फीयर है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और आपको पूछा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर आएगा, ठीक है ना। और स्फीयर के अंदर दोस्तों, स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यस और नो। सिंस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब ये स्फीयर मेटल का है, तो पूरा का पूरा चार्ज जो आपने स्फीयर पे डाला है वो सरफेस पे आके रिसाइड होगा, सरफेस पे आके ठहरेगा, एक भी चार्ज अंदर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आप याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मेटल को चार्ज करते हो तो वो जो चार्ज है उस मेटल के सरफेस पे ही रहने वाला है, मेटल के अंदर नहीं जाएगा। अगर मेटल के अंदर नहीं जाएगा तो मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। यस और नो। तो यहाँ पे इस सी क्वेश्चन, सी पार्ट का आंसर है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी 0। आप रीजन लिख सकते हो कि द पॉइंट which is at a distance of 5 centimeter from the center of the sphere will be inside the sphere, as the radius of the sphere is 10 centimeter and there is no charge, or you can say there is no electric field inside the charge metal sphere. That's why electric field E is equal to 0. ये C का आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझा है। ओके, आगे बढ़ गए। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। ओके, लेंथ दिया आपको 2 मीटर,
इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। क्यू भी दिया आपको 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। अभी यहाँ पे आप कौन सी चार्ज डेंसिटी निकालोगे दोस्तों? हम लोगों ने दो पढ़ी है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपका चार्ज एक सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपका चार्ज एक वायर पे और एक या बोलो एक पाइप पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दोस्तों कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। दोनों आपको दिया है, क्यू भी दिया है, एल भी दिया है, सब्स्टिट्यूट कीजिए आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया। अभी बी, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर वायर। तो आर दिया आपको 1.5 मीटर। याद है आपको वायर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने अज्यूम किया है कि वो मीडियम एयर है, क्योंकि मीडियम के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। इनटू 2 लैम्बडा अपॉन आर, यस और नो, प्लीज़ याद रखो दोस्तों, 2 लैम्बडा अपॉन आर। लैम्बडा आपने निकाला है, आर आपको दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के आपको पता है, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू भी आपको पता है, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर लाइए। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ओके, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब दोस्तों आपको पता है सिग्मा, कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा दिया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट मेजर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। अभी शीट का फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपका डिस्टेंस शीट से कहाँ पे भी हो, शीट के नज़दीक हो, शीट से दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सेम ही होने वाली है, क्योंकि यू नो दैट कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज इट इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, इस फॉर्मूला में ये दोनों, ये जो सिग्मा है वो डालिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेट कीजिए, आपको आपका आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ चार्ज ऑफ 1500 माइक्रोकूलम is distributed uniformly over a very large sheet of surface area 300 meter square. Okay, calculate the electric field at a distance of 25 centimeter. देखो वापस सेम क्वेश्चन है, लार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोस्तों, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, सिग्मा क्या होता है दोस्तों, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है ना, वेर ए इज द एरिया ऑफ द शीट एंड क्यू इज द चार्ज विच इज स्प्रेड ऑन दैट एरिया ऑफ द शीट। यस और नो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा को रिप्लेस कर रहा हूँ क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। आप इस सिग्मा को कैलकुलेट करके फिर इस फॉर्मूला में डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, पर आप एक ही फॉर्मूला में कैलकुलेशन सारे कर दो, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी क्यू आपको दिया है कितना दिया है 1500 माइक्रोकूलम, आपको कूलम में कन्वर्ट कर दो। आपको एरिया भी दिया है 300 मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, ये सब आप वैल्यूज़ डालो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। अभी ये 25 सेंटीमीटर का कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, ये आपको पता है, क्योंकि अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल शीट है तो उसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है। तो कितने भी हर एक डिस्टेंस पे, मतलब आप कितना भी दूर जाओ, कितना भी नज़दीक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है ना, तो इस 25 सेंटीमीटर का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, a spherical shell of radius 5 cm is charged uniformly to 10 microcoulomb. If the sphere is placed in the air, find the electric field intensity at a point of 10 cm from the center and 4 cm from the center. ओके, ये क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। स्फीयर का रेडियस दिया है, शेल है दोस्तों, शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेटल का होना ज़रूरी है। वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। उस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻5 कूलम। ठीक है ना, एयर में रखा है। पहले आपको पूछा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा दोस्तों 0.1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है,
सिंपल है दोस्तों, ई इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। के पता है आपको, क्यू पता है आपको, आर भी पता है आपको, आप निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ना 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर अगर आप जाओगे तो आप वापस स्फीयर के अंदर आओगे, क्योंकि स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, और सेंटर से 4 सेंटीमीटर अगर आप आगे जाओगे मतलब ये जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है, और चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, तो वो सेकेंड का आंसर आएगा 0। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, अ थिन वॉल कॉपर पाइप 3 मीटर लॉन्ग, तो दोस्तों हम लोग के पास ये पाइप है, इसका लेंथ दिया है 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कैरीज अ नेट चार्ज ऑफ कितना दिया है दोस्तों, 5.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 5.8 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप एक्सिस, तो ये जो पाइप का एक्सिस है उससे अगर मैं 8 सेंटीमीटर दूर जाऊँ, 8 सेंटीमीटर मतलब 8 इंटू 10⁻² मीटर दूर जाऊँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो पूछा है, यस और नो। दोस्तों आपको पता है कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्बडा अपॉन आर, यस और नो। दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ के का वैल्यू आपको पता है, इंटू 2 लैम्बडा को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों Q अपॉन L, और ये जो R ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था वो, अभी आप यहाँ पे देखोगे सारे वैल्यूज़ आपको पता है, के 9 इंटू 10⁻⁹, Q दिया है, L दिया है, R दिया है, आपको E आराम से आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो वायर की जगह पे यहाँ पे उन लोगों ने यूज़ किया है वर्ड पाइप, और इस पाइप के डायमीटर का जो 2 सेंटीमीटर दिया है कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा भी दिया जा सकता है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको समझ में आएगा कि वो डेटा यूज़ करना है कि नहीं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक लाइन चार्ज है, मतलब पाइप बोलो या वायर बोलो या लाइन चार्ज बोलो, एक ही है। तो E कितना दिया है आपको, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, कितने डिस्टेंस पे आके 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पे आके। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब आपको लैम्बडा निकालना है। दोस्तों आसान है, E इज इक्वल टू के इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर, यही तो फॉर्मूला है। E आपको दिया हुआ है, R आपको दिया हुआ है, कि आप जानते हो 2 तो एक कांस्टेंट है, तो लैम्बडा निकाल सकते हो, एकदम इजी है। और यहाँ पे मैंने लैम्बडा का वैल्यू दिया है। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का यूनिट बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें दोस्तों, आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और लैम्बडा का यूनिट आएगा कूलम पर मीटर। आई होप आपको यूनिट्स क्लियर है, बहुत इजी है, फॉर्मूला से आप समझ सकते हो कि यूनिट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अ फ्लैट स्क्वायर शीट ऑफ चार्ज साइड 50 सेंटीमीटर कैरीज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अभी आपको साइड दिया है, स्क्वायर है, उसका साइड दिया है, कितना दिया है, लेंथ 50 सेंटीमीटर। ओके, तो इससे आप एरिया निकाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। देखते हैं आगे। एन इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द शीट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन द शीट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके पास, मैं यहाँ पे वापस डायग्राम निकाल रहा हूँ, ये आपके पास शीट है, ये इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा है 1.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द शीट, तो यहाँ से अगर मैं 1.5 सेंटीमीटर आगे जाऊँ तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा है, और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 1.8 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो डायरेक्टेड अवे लग रहा है, मतलब इस तरफ लग रहा है। इससे ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मेटल शीट है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा उसी नेचर का होगा, तो ही तो रिपल्शन होता है। तो इस मेटल शीट के ऊपर जो चार्ज होगा वो ऑब्वियसली माइनस होगा, यस और नो, ठीक है ना। उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है, वो अभी हम लोग निकालेंगे, पर नेचर पता चल गया चार्ज का कि वो माइनस है। और वो कैसे पता चल गया, यहाँ से पता चला, यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट है, मतलब शीट से दूर की तरफ है, तो ऑब्वियसली शीट के ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अभी
आपको पता है दोस्तों कि अगर मैंने किसी भी चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू ई क्यू, येस और नो। ये F मेरे को दिया है ऑलरेडी, ये हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। E क्या है, जो इस ये जो आपका जो चार्ज मेटल शीट है उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो है E, और ये Q क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों, आपको ये पता है कि ये जो मेटल शीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने प्रोड्यूस करती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा कैसे निकालते हैं दोस्तों, सिग्मा कैसे निकालते हैं, सिग्मा निकालते हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, वेर A इज द एरिया ऑफ द शीट। आई होप आपको ये दोनों ठीक से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये मैं E यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो F इज इक्वल टू Q, ये Q मैं बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हो इसको Q ऑन द शीट, तो QS मैं बोल रहा हूँ, QS चार्ज ऑन द शीट इज इक्वल टू Q इंटू Q विच इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। यस और नो, ठीक है ना। देखो अभी आपको फोर्स दिया है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो दिया है, यस और नो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी पता है आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अभी एरिया ऑफ द शीट आप कैसे निकालोगे दोस्तों, ये स्क्वायर है, 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। तो यहाँ पे L स्क्वायर डाल दो और उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना मत भूलना। ये सब आप कैलकुलेट करो, आपको QS मतलब क्या दोस्तों, द चार्ज ऑन द शीट आ जाएगा। उसका नेचर तो हम लोग ने पहले से ही निकाल लिया है, तो QS आपको आ जाएगा। उस माइनस साइन के साथ आप अगर आप उसको कंबाइन करोगे तो आपको माइनस साइन और मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है दोस्तों, ठीक है। एकदम ईजी है दोस्तों, कुछ हम लोग ने नए फॉर्मूले यूज़ नहीं किए, जो हम लोग ने पहले ही पढ़े वही फॉर्मूले यूज़ करके हम लोग ने ये सॉल्व किया है, यस और नो। सिर्फ ये मत भूलना F इज़ इक्वल टू ई क्यू, ये जो Q है ये है ये वो चार्ज है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो। एंड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में जब आप सिग्मा को लिखते हो Q अपॉन A, तो वो ये जो चार्ज है Q, वो आपकी शीट के ऊपर जो चार्ज है वो है, ऑब्वियसली दोस्तों, ठीक है ना। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, तो आपको कैसे निकालोगे, चार्ज ऑन द शीट QS डिवाइडेड बाय A, यस और नो। तो QS और QE दो अलग अलग चार्जेस है, और वो किस पे है ये आपको क्लियर हुआ होगा, तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके, अ स्फेरिकल शेल ऑफ मेटल हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.25 मीटर एंड कैरीज अ चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम। ओके, तो आपको कैपिटल R दिया है कितना, 0.25 मीटर, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज कितना दिया है उसके ऊपर, Q इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इसको आप 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेगी। आपको पता है ये थर्ड टाइम हम लोग इस इक्वेशन को डील कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल विल बी जीरो रहेगी। जस्ट आउटसाइड द शेल दोस्तों, जस्ट आउटसाइड द शेल मतलब आप बोल सकते हो ऑन द सर्फेस ऑफ द शेल। ऑन द सर्फेस ऑफ द शेल के लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों, E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, K अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, वेर R इज द रेडियस ऑफ द स्क्वायर, यस और नो। और आपको दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है दोस्तों, डाल दो आपको आंसर आ जाएगा। एंड थर्ड क्या है, 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। दोस्तों क्या करें, थर्ड के लिए A इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और R आपको सीधा सीधा दिया हुआ है 3 मीटर। दोस्तों सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, सीधा साधा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, an infinite line charge produces a field of 9 into 10⁻⁴ at a distance of 2 centimeter. ओके, प्रोड्यूसेस अ फील्ड आपको E दिया है अभी आपको 9 इंटू 10⁻⁴, ओके, एट अ डिस्टेंस R 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ है। फॉर्मूला दोस्तों याद रखो, E इज इक्वल टू K इंटू 2 लैम्बडा अपॉन R आपको दिया हुआ है, E आपको दिया हुआ है, K का वैल्यू आपको पता है, लैम्बडा आप आराम से निकाल सकते हो, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से आ जाएगा। ओके दोस्तों, अभी जो MCQ सेट 1 है उसमें टोटल 18 MCQs है,
वो मैं अभी आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, a point charge causes an electric flux of -1 into 10 raised to 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. Okay, what is the value of the point charge? अच्छा, देखो आपको एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है वो आपको दिया है, फाई आपको दिया है, दैट इज -1 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। तो पास थ्रू गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब आपको रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर गॉसियन सरफेस का, ओके। रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। ओके, तो दोस्तों आपको पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज द नेट चार्ज enclosed inside the Gaussian surface divided by epsilon नॉट, यस और नो। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू नेट हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना दिया आपको, फाई दिया है -1 मतलब -10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, यस और नो। सो -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। मैंने आपको बोला है जो आपके गॉसियन सरफेस का रेडियस दिया है यहाँ पे वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि चार्ज क्लोज होना ज़रूरी है गॉसियन सरफेस के अंदर, वो गॉसियन सरफेस का शेप साइज मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है बी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। अ चार्ज ऑफ +7 माइक्रोकूलम is placed at the center of the two concentric spheres with the radius of 2 centimeter and 4 centimeter respectively. The ratio of the flux through them. ओके, अभी एक चार्ज दिया है Q, ठीक है ना। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। दोस्तों वापस सेम कॉन्सेप्ट, इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा दोस्तों उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से जाने वाला है, क्योंकि दोनों सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है, Q, यस और नो। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशो निकालूंगा तो कितना आएगा, 1:1। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, सी, दैट इज 1:1। मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है वो मैटर करता है, आपका सरफेस का शेप और साइज मैटर नहीं करता है। आप इतना सरफेस एरिया लो स्फीयर का, इतना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदर चार्ज कितना है वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर कितना है, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अ पॉइंट चार्ज ऑफ +100 नैनो कूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर directly above the center of the square of side 5 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of electric flux through the square? दोस्तों एग्जैक्ट सेम न्यूमेरिकल हम लोग ने सॉल्व किया है, ठीक है ना। यही हम लोग को MCQ के फॉर्म में दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि ये 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का आपके पास स्क्वायर है और सेंटर से मैं 2.5 सेंटीमीटर आगे गया हूँ, ठीक है। और ये मैंने Q कितना लगाया, 100 नैनो कूलम। आपको पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस स्क्वायर को यूज़ करके, ठीक है ना, आपको क्यूब बनाना है। क्या बनाना है आपको, क्यूब बनाना है। आई होप आपको समझ रहा है ये। और इस क्यूब के अंदर आपका ये जो चार्ज होगा वो एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, क्योंकि ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये जो क्यूब एग्जैक्टली सेंटर पे आपका चार्ज होगा, तो आपके क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, सिंपल है, Q/ε0, यस और नो। ये आपके पूरे क्यूब से, मतलब क्यूब के जो 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं, उस सारे सरफेसेस से निकलने वाला है। बट सिंस दिस चार्ज क्यूब इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, आपके एक सरफेस से, मतलब ये नीचे वाले सरफेस से या स्क्वायर से कितना निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q/6ε0, यस और नो। Q आपको दिया हुआ है, 6 भी आपको, मतलब इट्स अ कांस्टेंट, ε0 का वैल्यू आपको पता है। ये आप डालो और आप चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर encloses a charge of 3 microcoulomb. Okay, another charge of -3 microcoulomb is placed inside the sphere. The net electric flux would be, दोस्तों एक स्फीयर है,
उसके अंदर +3 कूलम का चार्ज था, वापस मैंने और एक -3 कूलम का चार्ज डाल दिया, तो मेरे को बोलिए कि इस स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर और गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है नेट चार्ज इनसाइड कितना आएगा, +3 कूलम -3 कूलम मतलब 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब आपका जो फाई आने वाला है वो भी क्या आने वाला है, 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। अच्छा दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यस और नो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अभी E का यूनिट मैंने ऊपर लिखा है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं आता है, यस और नो, कॉस थीटा का यूनिट नहीं आता है, तो आपका यहाँ पे इम्प्लाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। तो यहाँ पे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ठीक है, ओके। अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज। ये भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन किया है। आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे आपको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम वीडियो में अगर आप पीछे जाओगे तो आपको इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में मिलेगा। मैंने प्रॉपर डायग्राम के साथ वो एक्सप्लेन किया है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो आप पीछे जाइए और देखिए कि इसका आंसर मैंने कैसे लाया है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, a point charge q coulomb is placed at the center of a cube of side 2 cm. The flux through the one of the cube faces is, आपको पता है ये भी रिपीट हुआ है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। यहाँ पे आपके क्यूब का साइड वगैरह कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि गॉसियन सरफेस का शेप और साइज मैटर नहीं करता, आपका आंसर होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये भी मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now 8 dipoles of a charges of magnitude E are placed inside the cube. The total electric flux coming out of the cube will be. अभी डाइपोल आपको पता है, डाइपोल में क्या होता है दोस्तों, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस -q एंड +q आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, यस और नो। तो पूरे डाइपोल पे चार्ज कितना है दोस्तों, 0। सपोज मैंने ऐसे डाइपोल को एक गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कर दिया, सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 है। तो यहाँ पे एक डाइपोल हो, 2 डाइपोल हो, 3 डाइपोल हो, 4 डाइपोल हो, या आपके क्वेश्चन में जैसे मेंशन किया है 8 डाइपोल हो, ठीक है ना, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी 0 ही आने वाला है। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नेट तो 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर है डी इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डाइपोल के ऊपर जो चार्जेस रहते हैं वो 2 रहते हैं, वो इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर रहते हैं, तो नेट चार्ज डाइपोल के ऊपर 0 ही रहेगा। अगर आप डाइपोल किसी गॉसियन सरफेस के अंदर डालोगे तो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0, हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस विल आल्सो बी 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। ओके, a cylinder of radius capital R and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the axis of a cylinder. The total flux over the curved surface area. दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक सब क्वेश्चन है। अगर आप एक सिलेंडर को, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर आप एक सिलेंडर को ऐसे रखते हो तो दोस्तों कर्व सरफेस एरिया में से कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होता। रीज़न पता होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में से कौन सा भी आप छोटा एरिया एलिमेंट लोगे, डी एस बार और ई बार, इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो हमेशा 90 रहेगा, और इसीलिए कर्व सरफेस के ऊपर से या कर्व सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी 0। ये भी मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। A surface encloses an electric dipole. The electric flux through the surfaces, again it is 0। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको समझ में आ रहा है, उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी दिया है क्योंकि Q 0 है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच फेस ऑफ अ हॉलो क्यूब ऑफ अ साइड 5 सेंटीमीटर इफ अ चार्ज ऑफ दिस मच कूलम इज प्लेस एट इट सेंटर। दोस्तों आपको पता है सेंटर पे रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा आपका Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, और आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस इसके लिए ज़्यादा है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है वो पता चलती है कि क्या है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे जा रहा हूँ। 12 क्वेश्चन नंबर 12। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस 1 मीटर इज फाई इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर वर डबल विदाउट चेंजिंग द चार्ज एनक्लोज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम। जितना था उतना ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने गॉसियन सरफेस को डबल टिबल कुछ भी कर दिया, उसका शेप और साइज चेंज नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही रहेगा एज लॉन्ग एज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज सेम। मैंने आपको ये बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए, ठीक है। आगे चलो। द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोस्तों, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ई बार डॉट डी ए बार या ए बार, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोस्तों, यही आपका फ्लक्स होता है, आपको ये पता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका यूनिट क्या है, फ्लक्स का यूनिट क्या है, अभी अभी हम लोग ने निकाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यही आपका यूनिट है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो ई बार डॉट डी एल बार होता था दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक लेंथ के ऊपर पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना, और ये क्या है, पूरे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना। तो आपका आंसर है दोस्तों यहाँ पे सी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी कम आउट ऑफ थ्रू अ सरफेस, आपको डी एस बार केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई बार। दोस्तों ये बहुत आसान है, आपको 11th स्टैंडर्ड के वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता है फाई बार इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार। अभी ई बार कितना दिया आपको, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, और यहाँ पे है 10 जे कैप, 10 जे कैप को मैं लिख रहा हूँ 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 0 के कैप, यस और नो। अभी आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना पता है, आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, 0 2 इंटू 0 0, 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, ओके, प्लस 7 इंटू 0 हो जाएगा 7, और 7 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 यूनिट्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेट्स दैट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इनवर्ड, यस और नो। मतलब आपका एक सरफेस है, उसके अंदर अगर चार्ज जो नेट चार्ज है वो अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए अंदर आएंगे। अगर आपके सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपके सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेट्स द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इनवर्ड, ठीक है। मैं आगे जा रहा हूँ दोस्तों। 16th वन, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, आपको ई दिया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हो दोस्तों। ई इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, के इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर। ई दिया है आपको, आर दिया है आपको, के पता है, लैम्बडा आपको निकालना है, वो आराम से निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है दोस्तों। आगे जा रहा हूँ। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 2, ओके, स्फेरिकल चार्ज दिया आपको 2 इंटू 10⁻⁷, और आपको रेडियस भी दिया है 10 सेंटीमीटर, फाइन। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ द स्फीयर, बहुत आसान है दोस्तों, कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू आपको पता है, क्यू का दिया है, आर का भी वैल्यू दिया है, सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है। द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी देखा हम लोग ने दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दोस्तों याद रखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अभी यहाँ से डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, न्यूटन का डायमेंशन है MLT-2,
मीटर का डायमेंशन है एल स्क्वायर, ये मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, डिवाइडेड बाय कूलम का डायमेंशन है आई टी, या आप ए टी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप लॉज ऑफ इंडाइसिस से सॉल्व कीजिए। एम एल एल हो जाएगा एल क्यूब, ओके ये t माइनस टू, ये t1 है तो ये हो जाएगा t माइनस थ्री, और ये i ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा i माइनस वन। यस और नो? तो आपका आंसर हो जाएगा ml3 t माइनस थ्री i माइनस वन, मतलब ऑप्शन नंबर डी ml3 t माइनस थ्री i माइनस वन, ये आपका आंसर है।